इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 6 प्रतिसहरण कैसे किया जाता है। रिवोकेशन हाउ मेड, प्रस्थापना का प्रतिसहरण हो जाता है। जो प्रपोजल दिया जाता है उस प्रपोजल का रिवोकेशन किन कंडीशन में होता है वह सेक्शन 6 में बताया गया है। नंबर 1, प्रस्तावक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसहरण की सूचना के संसूचित किए जाने से, अर्थात जो प्रस्तावक होता है जिसने अपना प्रपोजल दिया होता है वह दूसरे पक्षकार को उसके खंडन की सूचना करने के माध्यम से प्रस्तावना का प्रतिसहरण कर सकता है। जो प्रपोजल है उसका रिवोकेशन, प्रतिसहरण अर्थात खंडन कर सकता है। नंबर 2, ऐसी प्रस्तावना में उसके प्रतिग्रहण के लिए विहित समय के बीत जाने से या यदि कोई समय इस प्रकार विहित न हो तो प्रतिग्रहण की सूचना के बिना युक्त समय बीत जाने से, इस प्रकार से भी प्रतिसहरण किया जा सकता है। ऐसी प्रस्तावना में जो इस प्रकार का प्रपोजल है, इस प्रपोजल में उसके प्रतिग्रहण के लिए विहित समय के बीत जाने से, यदि कोई प्रस्ताव मान लीजिए मैंने किसी को दिया है और उसके लिए एक समय निश्चित था कि उतने टाइम लिमिट के भीतर जो सामने वाला व्यक्ति है उस प्रस्ताव को स्वीकार करें। यदि इस प्रकार की कंडीशन है और उस टाइम लिमिट के भीतर दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो प्रस्तावना का प्रतिसहरण हो जाता है। ऐसी प्रस्तावना में उसके प्रतिग्रहण के लिए विहित समय के बीत जाने से या यदि कोई समय इस प्रकार विहित न हो तो प्रतिग्रहण की सूचना के बिना युक्त समय बीत जाने से, यदि इस प्रकार से कोई टाइम निश्चित न हो तब युक्त समय के भीतर यदि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो उस समय के बीत जाने पर जो प्रपोजल होता है उसका प्रतिसहरण हो जाता है, रिवोकेशन हो जाता है। नंबर 3, प्रतिग्रहण किसी पूर्वभावी शर्त को पूरा करने में प्रतिग्रहीता की असफलता से, बाय द फेल्योर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। यहां पर हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि पूर्वभावी शर्त, कंडीशन प्रेसिडेंट किसे कहते हैं। पूर्वभावी शर्त का मतलब होता है कि कोई पूर्ववर्ती शर्त उसके साथ में है। पूर्ववर्ती शर्त यदि उसके साथ में है तो हम कहेंगे कि पूर्वभावी शर्त है। प्रतिग्रहण किसी पूर्वभावी शर्त को पूरा करने में प्रतिग्रहीता की असफलता से प्रतिसहरण हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रतिग्रहण किसी पूर्वभावी शर्त को यदि प्रतिग्रहीता द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तब जो प्रस्तावना होती है उसका प्रतिसहरण हो जाता है। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को कोई प्रपोजल दिया है और उस प्रपोजल के साथ में ही कोई पूर्वभावी शर्त
मैंने लगाई है कि उस शर्त को पूरा करें, ऐसा सामने वाले के ऊपर मैंने दायित्व डाला है कि उस शर्त को वो पूरा करें। यदि प्रतिग्रहीता उस शर्त को, उस पूर्वभावी शर्त को पूरा नहीं करता है, तब जो प्रपोजल मैंने दिया है उस प्रपोजल का प्रतिसहरण हो जाता है, उसका रिवोकेशन हो जाता है, हम मान सकते हैं कि उसका खंडन हो जाता है। नंबर 4, प्रस्तावक की मृत्यु या उन्मत्तता से यदि उसकी मृत्यु या उन्मत्तता का तथ्य प्रतिग्रहीता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से पूर्व आ जाए। प्रस्तावक की मृत्यु या इंसेनिटी से यदि उसकी मृत्यु या उन्मत्तता का तथ्य प्रतिग्रहीता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से पूर्व आ जाए। उन्मत्तता मतलब इंसेनिटी। यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को कोई प्रस्तावना की है, कोई प्रपोजल दिया है, और उस प्रपोजल के देने के बाद यदि उस प्रस्तावक की, उस प्रपोजल देने वाले व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है या यदि वह उन्मत्त हो जाता है, उन्मत्त मतलब उसमें यदि इंसेनिटी का भाव आ जाता है, ऐसी स्थिति में जो प्रपोजल है उस प्रपोजल का प्रतिसहरण हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कोई प्रपोजल दिया और जो प्रस्तावक है उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि वो उन्मत्त हो जाता है, तब उस प्रस्तावना का प्रतिसहरण हो जाता है। परंतु यह कब? तब जबकि जो दूसरा पक्षकार है उसके ज्ञान में प्रस्तावक की मृत्यु का तथ्य या उन्मत्तता का तथ्य आ जाता है। मतलब एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कोई प्रपोजल दिया है और प्रपोजल देने वाले व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है और इस तथ्य का ज्ञान यदि दूसरे पक्षकार को हो गया है, तब इस प्रस्तावना का प्रतिसहरण हो जाएगा, रिवोकेशन हो जाएगा। परंतु यदि दूसरे पक्षकार को इस तथ्य का ज्ञान कि प्रस्तावक की मृत्यु हो गई है या वह उन्मत्त हो गया है, ऐसी स्थिति में ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का प्रतिसहरण नहीं होगा। इससे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को प्रस्तावना दी है और उस प्रस्तावना के पश्चात प्रस्तावक की मृत्यु हो जाए या उन्मत्तता आ जाए, परंतु इस तथ्य का ज्ञान कि प्रस्तावक की मृत्यु हो गई है या उन्मत्त हो चुका है, इसका ज्ञान यदि उस दूसरे पक्षकार को नहीं हो पाता है और वो उस प्रस्तावना को स्वीकार कर लेता है, तब प्रस्तावना का प्रतिसहरण नहीं हो पाएगा। धारा 7, प्रतिग्रहण आत्यंतिक होना ही चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। प्रस्तावना को वचन में संपरिवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण आत्यंतिक और अविशेषित होना ही चाहिए। यदि मैंने आपको कोई प्रपोजल दिया है तो वो प्रपोजल को
वचन में संपरिवर्तित करने के लिए, वचन में संपरिवर्तित करने के लिए आपके द्वारा जो प्रतिग्रहण किया जाना है, जो एक्सेप्टेंस किया जाना है, वह आत्यंतिक होना चाहिए, आत्यंतिक और अविशेषित होना ही चाहिए। यहां पर आत्यंतिक और अविशेषित का अर्थ हम समझेंगे। मान लीजिए मैंने कोई प्रपोजल आपको दिया है और यदि आप उस प्रपोजल को स्वीकार करना चाहते हैं तो वह आत्यंतिक, एब्सोल्युटली स्वीकार किया जाना चाहिए आपकी ओर से। आपकी ओर से कोई शर्त नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना को वचन में संपरिवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण आत्यंतिक और अविशेषित होना ही चाहिए, अर्थात आपकी ओर से कोई शर्त नहीं होना चाहिए। सबसेक्शन 2, किसी प्रायिक और युक्तियुक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना ही चाहिए। प्रतिग्रहण कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, किसी प्रायिक और युक्तियुक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। और जब तक कि प्रस्तावना विहित न करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिग्रहित किया जाना है, यदि प्रायिक और युक्तियुक्त प्रकार से किसी प्रायिक और युक्तियुक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना ही चाहिए, जब तक कि प्रस्तावना विहित न करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिग्रहित किया जाना चाहिए। यदि मैंने आपको कोई प्रपोजल दिया है और मैंने यह कहा है उस प्रपोजल में कि यदि आप मेरे प्रपोजल को स्वीकार करते हैं तो किस प्रकार से आप स्वीकार करेंगे, आपका ढंग क्या होगा, आपकी पद्धति क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी कि जिसके माध्यम से आप मेरे प्रपोजल को स्वीकार करेंगे। किसी प्रायिक और युक्तियुक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना ही चाहिए जब तक कि प्रस्तावना विहित न करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिग्रहित किया जाना चाहिए। यदि मैंने प्रपोजल में यदि यह कहा है कि एक्सेप्टेंस एक स्पेसिफिक मोड से होना चाहिए, तब उस तरीके से ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और यदि मैंने कोई तरीका ना बताया हो कि उस स्पेशल तरीके से ही अभिव्यक्त होना चाहिए, तब किसी युक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना चाहिए। कोई युक्त तरीका, युक्त तरीके का अर्थ यह है यहां पर कि जो सामान्य चलन में जिस प्रकार से किसी प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है उस प्रकार से स्वीकार किया जाना चाहिए। परंतु यदि मैंने कोई स्पेशल तरीका बताया है कि आपके द्वारा प्रस्तावना को उस विशिष्ट तरीके से ही एक्सेप्ट करना है, तो आपको उस विशिष्ट तरीके से ही एक्सेप्ट करना चाहिए। यदि प्रस्तावना विहित करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिग्रहित किया जाना है और प्रतिग्रहण उस प्रकार से न किया जाए, तो प्रस्तावक उसे प्रतिग्रहण संसूचित किए जाने के पश्चात युक्त समय के भीतर आग्रह कर सकेगा कि उसकी प्रस्तावना विहित प्रकार से प्रतिग्रहित की जाए, अन्यथा नहीं। यदि मैंने कोई प्रपोजल, मैंने कोई प्रस्तावना आपको दी है
और यदि प्रस्तावना विहित करती हो कि उसे किस प्रकार एक्सेप्ट किया जाना है और एक्सेप्टेंस उस प्रकार से न किया जाए तो प्रस्तावक अर्थात मैं उसे प्रतिग्रहण संसूचित किए जाने के पश्चात मेरे पास जब एक्सेप्टेंस आएगा, मुझे जब एक्सेप्टेंस संसूचित किया जाएगा, उसके पश्चात मैं युक्त समय के भीतर, रीजनेबल टाइम पीरियड के भीतर आग्रह कर सकूंगा कि मेरी प्रस्तावना अर्थात मेरा प्रपोजल विहित प्रकार से ही एक्सेप्ट किया जाए, अन्यथा नहीं। किंतु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह उस प्रतिग्रहण को प्रतिगृहित करता है। यदि मैं ऐसा करने में असफल रहता हूं तो मैं उस एक्सेप्टेंस को स्वीकार करता हूं। सेक्शन 8 शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। किसी प्रस्तावना की शर्तों का पालन या व्यतिकारी वचन के लिए जो प्रतिफल किसी प्रस्तावना के साथ पेश किया गया हो, उसका प्रतिग्रहण उस प्रस्तावना का प्रतिग्रहण है। अर्थात किसी प्रस्तावना की शर्तों का पालन यदि किया गया है, यदि मैंने कोई प्रस्तावना दी है, मैंने कोई प्रपोजल दिया है और साथ में शर्तें दी है, और उस शर्तों का पालन यदि किया है, तो उस शर्तों के पालन के माध्यम से आपके द्वारा एक्सेप्टेंस किया गया है, ऐसा माना जाएगा, क्योंकि आपने उन शर्तों को पूरा किया है जो शर्तें मैंने साथ में दी थी, और उन शर्तों को पूरा करने के माध्यम से आपने मेरी प्रस्तावना को स्वीकार किया, उसे एक्सेप्ट किया है। धारा 9 वचन, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त, वचन, अभिव्यक्त और विवक्षित, प्रॉमिसेस, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। जहां तक किसी वचन की प्रस्तावना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है, वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है। जहां तक कि ऐसी प्रस्तावना या प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किया जाता है, वह वचन विवक्षित कहलाता है। यहां पर हमें दो नए शब्द कानून के विद्यार्थी के रूप में प्राप्त हुए हैं। एक शब्द है अभिव्यक्त और दूसरा है विवक्षित। यहां पर अभिव्यक्त का अर्थ क्या होता है? कानून में अभिव्यक्त अर्थात एक्सप्रेस का अर्थ क्या होता है? जहां तक कि किसी वचन की प्रस्तावना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है, वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है। जहां पर स्पष्ट शब्दों के माध्यम से यदि किसी प्रकार से हम अपनी बात को कहते हैं, उसे कहा जाता है अभिव्यक्त। और जहां तक कि ऐसी प्रस्तावना या प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किया जाता है, वह वचन विवक्षित कहलाता है। जहां पर शब्दों के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, बल्कि व्यवहार के माध्यम से, हमारे कर्म के माध्यम से
हम अपनी बात को जब कहते हैं तो वह कहा जाता है कि विवक्षित। वह वचन या प्रतिग्रहण या कोई भी कार्य प्रणाली विवक्षित कहलाती है, इंप्लाइड कहलाती है। अभिव्यक्त अर्थात स्पष्ट शब्दों के द्वारा या लिखकर या स्पष्ट तरीके से किसी बात को स्वीकार करना, अस्वीकार करना, कहना, उसे हम कहेंगे अभिव्यक्त। और विवक्षित मतलब इंप्लाइड। हम अपने कर्मों के माध्यम से, हम अपने व्यवहार के माध्यम से किसी बात को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हैं या हम अपना मैसेज भेजते हैं तो उसे कहेंगे विवक्षित। अध्याय 2 चैप्टर 2 संविदाओं, शून्य करणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइड एग्रीमेंट्स। धारा 10 कौन से करार संविदाएं हैं? व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स? सब करार संविदाएं हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं और एतद् द्वारा अभिव्यक्ततः शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। सब करार संविदाएं हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की, सब करार संविदाएं हैं कब? जब उन करारों को करने के लिए जो पक्षकार है वे संविदा करने के लिए यदि सक्षम है तब सब करार संविदाएं हैं। संविदा करने के लिए सक्षम कौन होता है? जो वयस्क हो, जो पागल ना हो, जो नशे की अवस्था में ना हो, बुद्धि की चेतन अवस्था में हो। इस प्रकार की स्थिति में यदि पक्षकार है तो उन्हें हम कहेंगे कि सक्षम पक्षकार है। एक वयस्क व्यक्ति सक्षम पक्षकार है। एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि सामान्य रूप से कार्य कर रही है वह सक्षम पक्षकार है। एक व्यक्ति जो नशे की अवस्था में नहीं है सक्षम पक्षकार है। तो सब करार संविदा है, सब करार संविदाएं हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों, और आगे क्या लिखा है? सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से। पक्षकार सक्षम तो है, उसकी आयु 25 वर्ष है, वयस्क है, लेकिन उसकी सम्मति स्वतंत्र नहीं है। चाकू की नोक पर या पिस्तौल की नोक पर या धमकी के माध्यम से या अन्य किन्हीं अवैध तरीकों के माध्यम से उस पक्षकार के हस्ताक्षर यदि करवाए गए, उस पक्षकार को उक्त परिस्थितियों में साइन लिए गए, उनसे एग्रीमेंट करवाया गया, उनसे करार करवाया गया, वह स्वतंत्र सम्मति नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि कोई पक्षकार हस्ताक्षर करता है, करार करता है, एग्रीमेंट करता है, तब इस प्रकार की सम्मति
इस प्रकार की सहमति स्वतंत्र सम्मति नहीं कही जाएगी। मैंने आपसे एक एग्रीमेंट किया और किसी प्रकार के दबाव में, जैसा कि कानून में उल्लेख है, उस दबाव में यदि आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, यदि आपकी सम्मति स्वतंत्र नहीं है, धमकी के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आपने सहमति तो व्यक्त की, लेकिन आपकी सम्मति स्वतंत्र नहीं है, तब इस प्रकार का करार संविदाएं नहीं है और इन्हें न्यायालय से इनका प्रवर्तन नहीं करवाया जा सकता है। सब करार संविदाएं हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए, प्रतिफल विधिपूर्ण भी होना चाहिए। यदि मैं भी वयस्क हूं और मैं किसी अन्य वयस्क व्यक्ति से करार करता हूं, मैं आपसे कोई करार करता हूं, आप भी वयस्क है, मैं भी वयस्क हूं, आप भी सक्षम पक्षकार है, मैं भी सक्षम पक्षकार हूं, और मेरी भी स्वतंत्र सम्मति है, आपकी भी स्वतंत्र सम्मति है, और मैं आपसे करार करता हूं कि आप कोई अवैध कार्य करें, उसके लिए मैं आपको पैसा दूंगा, धनराशि दूंगा। इन परिस्थितियों में इस प्रकार का करार संविधान नहीं है, क्योंकि हम दोनों पक्षकार सक्षम हैं, हम दोनों पक्षकार की सम्मति स्वतंत्र है, लेकिन यहां पर जो प्रतिफल है वह विधिपूर्ण नहीं है, अवैध है। इसलिए हमारा करार संविदा नहीं है और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं। यदि हम दोनों ने कोई करार किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया है, तब वह संविदा है, और यदि उद्देश्य विधिपूर्ण है तब उस करार को हम संविदा नहीं कहेंगे। और एतत् द्वारा अभिव्यक्ततः शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। यदि हमने जो करार किया है उस प्रकार के करारों को शून्य घोषित किया गया है यदि, तो वे करार भी संविदाएं नहीं है। अर्थात यदि दो पक्षकार कोई करार करते हैं तो वह करार एतत् द्वारा शून्य घोषित भी नहीं होना चाहिए। उन करारों की विषय वस्तु ऐसे नहीं होना चाहिए जो कि शून्य घोषित किए हुए हो। इसमें अंतर्दृष्ट कोई भी बात भारत में प्रोक्त और एतत् द्वारा अभिव्यक्ततः निरसित न की गई किसी ऐसी विधि पर जिसके द्वारा किसी संविदा का लिखित रूप में या साक्ष्यों की उपस्थिति में किया जाना अपेक्षित हो, या किसी ऐसी विधि पर जो दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित हो, प्रभाव न डालेगी। इस पार्ट सेकंड में हमने आज धारा 6 से 10 तक का अध्ययन किया। आगामी धाराओं का अध्ययन
हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 3 में करेंगे।